नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ पीएनबी फ्रॉड मामले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चोकसी ने अब भारतीय नागरिकता ही छोड़ दी है, साथ ही अपना भारतीय पासपोर्ट भी लौटा दिया है। पीएनबी फ्रॉड केस में सरकार को बड़ा झटका। मेहुल चोकसी ने छोड़ दी भारत की नागरिकता। एंटीगुआ में जमा कराया अपना भारतीय पासपोर्ट। पहले ही बन चुका है मेहुल एंटीगुआ का नागरिक। मंगलवार को एंटीगुआ में होनी है केस की सुनवाई। एंटीगुआ की अदालत में प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई से ठीक 24 घंटे पहले मेहुल चोकसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता छोड़कर भारत सरकार को करारा झटका दिया है। एंटीगुआ में मेहुल चोकसी ने भारतीय दूतावास में न केवल भारतीय पासपोर्ट जमा करा दिया, बल्कि इस बाबत $177 की फीस भी जमा करा दी है। भारतीय पासपोर्ट जमा कराने के बाद आधिकारिक तौर पर मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक हो गया है, क्योंकि उसने पिछले साल ही एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। चोकसी के ऐसा करने के बाद उसे भारत लाने की कोशिशों को झटका लग गया है और अब उसे भारत वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें, मेहुल चोकसी पीएनबी फ्रॉड मामले का मुख्य आरोपी है। चोकसी पर 14,000 करोड़ कर्ज लेकर फरार होने का आरोप है। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन है। अपने भांजे नीरव मोदी की तरह पीएनबी फ्रॉड केस में फरार है चोकसी। चोकसी के खिलाफ आर्थिक भगोड़ा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। चोकसी के खिलाफ जांच हो रही है। ईडी ने अब तक उसकी 4,500 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर ली है, लेकिन पहले उसके फरार होने और अब भारत की नागरिकता छोड़ने पर सियासी बवाल मच गया है। कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल ये पास कर दिया है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। सियासी बवाल अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त सबके मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या मेहुल चोकसी के भारत लाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। इसका जवाब पुख्ता तौर पर नहीं तो नहीं है, क्योंकि उसकी वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल जरूर हो गया है, क्योंकि अब भारत सरकार को ये साबित करना होगा कि उसने एंटीगुआ में रहते पीएनबी में फ्रॉड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी विधायक की मायावती पर अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इन्होंने 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। अब जनता तय करेगी इनका क्या करना है। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, कोई राजनीति में ये भाषा इस्तेमाल करेगा? ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उन्हें, इसलिए क्योंकि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट दस्तावेजों का प्रकाशन आज से शुरू हो गया है। इसके बारे में सूचना देने से पहले हर साल की तरह वित्त मंत्रालय में हलवा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, वित्त सचिव सुभाष गर्ग और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन मौजूद रहे। हलवा वितरण समारोह के बाद करीब 100 कर्मियों का बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक से निकलना बंद हो जाएगा। वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय के नाम रहा, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को
मंच से संबोधित किया, जिससे प्रवासी भारतीय खासे प्रभावित हुए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो यहाँ पर उत्साह लगा। उत्साह मतलब लोग एप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अस्त्रिता रामलोचन तिवारी, सूरीनाम से। सूरीनाम एक बहुत छोटा सा देश है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ 5th KIP में। हम आज के स्पेशल गेस्ट थे। एक्चुअली बहुत ही अच्छे और इंस्पिरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये महसूस होता है कि हम अभी भी कितने सालों बाद अभी तक भारत से जुड़े हुए हैं और हमें भारत को, हिंदुस्तान को बहुत ही आगे ले जाना होगा और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये करें। नमस्ते, मेरा नाम साशा महाराज है और मैं ट्रिनिडाड और टोबैगो से आई हूँ। Hindi bus. The PBD convention has been very exciting, and so far all the presenters were very inspiring to the youth of the Indian diaspora, especially the Honorable Sushma Swaraj ji. She really made us feel very proud to be of Indian heritage. My great-grandparents came from India, so it is just a great honor to be in India and to be at the PBD. प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने प्रवासी दिवस का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश को इस आयोजन का पहला अवसर मिल रहा है। योगी ने कहा कि प्रवासियों को समृद्ध भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। बदलती काशी प्रवासियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और तब से लेकर के लगातार प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने, उनके अनुभव और उनकी प्रतिभा का लाभ भारत ले सके, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों ने जो ऊंचाइयां हासिल की विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इस मामले में किए गए प्रयास अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को यह पहला अवसर प्राप्त हुआ है जब हम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इन आयोजनों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित कर सके। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। प्रवासी दिवस के कॉन्फ्रेंस किट की बुक पर एमजे अकबर की तस्वीर, विदेश मंत्रालय की टीम के साथ छपी एमजे अकबर की तस्वीर। सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह के साथ एमजे अकबर की तस्वीर छपी है। तो सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह के साथ एमजे अकबर की तस्वीर भी वहां पर छपी है। बुकलेट है अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच अनपैरेलल्ड आउटकम्स। ये एमए द्वारा जारी किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रंट पेज है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वीके सिंह, सुषमा स्वराज और एमजे अकबर इनकी तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके पहले पेज में ही आप देख सकते हैं वीके सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर दिखाया गया है, सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर, लेकिन एमजे अकबर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। यानी कि आज भी किताबों में एमजे अकबर विराजमान है। एमजे अकबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश राज्य मंत्री हैं, ये दिखाया गया है। इतनी बड़ी चूक विदेश मंत्रालय से हुई है। हो सकता है, संभावना है कि ये जो बुकलेट है ये बुकलेट हो सकता है कि पुराना हो, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इस बुकलेट को आज सभी प्रतिनिधियों को दिया गया है। इतना बड़ा आयोजन एमईए की तरफ से किया जा रहा है और
इस आयोजन में अगर इस तरह की चूक होती है तो इसको बड़ा चूक कहा जा सकता है। सफाई नहीं आई है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वाराणसी। कातिल कौन? सबसे बड़ा सवाल। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तरक क्षेत्र में स्थित अजनारा होम सोसाइटी में एक युवती की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती की हत्या की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लगभग 24 वर्षीय युवती सुशीला अपने भाई और बहन के साथ इस सोसाइटी में रह रही थी। मृतका सुशीला दिल्ली में स्थित किसी कंपनी में काम कर रही थी। बिस्तरक क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ उसके फ्लैट में और चाकू से किसी धारदार हथियार से गला रेत की हत्या की गई है। इसमें इम्पोर्टेंट लीड्स हैं मुकदमे में। जल्दी जो है इसका पूरा वर्कआउट हुआ। जो पीड़ित परिवार है वो भी कुछ पृष्ठभूमि इस मर्डर की बता रहा है, तो उन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। चाकू से गोद कर हत्या की गई युवती की ग्रेटर नोएडा में बड़ी वारदात हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। पुलिस तमाम बिंदुओं की यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। अजनारा होम सोसाइटी में यह मृतका रहती थी। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर किसने इसकी हत्या की है, कौन कातिल है? और बातचीत करने के लिए नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वैभव जी, एक लड़की की हत्या होती है, पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और कहां ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, कल रात का ये मामला है। 2 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत है। जिस युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है, बताया गया है उसके परिवार वालों के द्वारा ही कि एक लड़का है, उससे उसके जो है संबंध थे और फिर मनमुटाव आपस में इनका हुआ। संभवतः उसी के चलते ये हत्या हुई है। सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी जो है गिरफ्तारी होगी। क्या जो लोग हैं वो परिचित लोग हैं, उनके संपर्क में ये युवती थी, इस बात की जानकारियां भी निकल रही हैं? परिचित लोग हैं। जो आरोपी हैं वो भली बात ही पीड़ित परिवार के परिचित हैं। परिचित लोगों द्वारा ही किया गया है। प्रथम दृष्टया ये फैक्ट्स आए हैं। युवती की प्रोफाइल के बारे में कुछ बता पाएंगे एसएसपी साहब? देखिए, करीब 25-26 साल की उम्र है। वो दिल्ली में कहीं पे जॉब करती थी। कुछ दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही यहाँ पे नोएडा में शिफ्ट हुए हैं ये लोग और दिल्ली में कहीं पे जॉब करती थी, कहीं किसी ऑफिस वगैरह में जॉब करती थी। तो कब तक माने पुलिस कब तक खुलासा कर देगी और कब तक आरोपियों को पकड़ लेगी? 1-2 दिन के अंदर ही इसमें जो गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल। एसएसपी वैभव कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि जो आरोपी हैं वो परिवार वालों के करीबी हैं। पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पौष पूर्णिमा के मौके पर पूरे प्रयागराज में भक्ति का माहौल है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में ही जगह जगह बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में स्नान, ध्यान, गीता, रामायण का पाठ करना पुण्य फल देता है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और ये बहुत महत्व रखता है हिंदू परंपरा के हिसाब से और इसलिए यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है और बहुत अच्छा इंतजाम है। आज पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से बड़ा सुकून मिला। बहुत एक हम लोग के हिंदू धर्म के अनुसार महान जो गाथा है महाकुंभ की, इस कुंभ में स्नान करने का जो मौका मिला, बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली ठान रहा हूँ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। साधु संतों को पेंशन देगी योगी सरकार। साधु संतों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सभी निराश्रितों को दिया जाएगा योजना का लाभ। कैंप लगाकर साधु संतों को किया जाएगा चिन्हित। योजना के तहत 400 रुपए प्रति माह का भत्ता मिलेगा।
समाज कल्याण विभाग देगा सभी को पेंशन। बातचीत करने के लिए शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना रुपया मिलेगा, किस तरीके का प्रोसेस रहेगा और कब से इसकी शुरुआत होगी? और देखिए, बस इसकी शुरुआत अब ये मान लीजिए कि इसकी शुरुआत हो गई है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि योगी सरकार अब जो भी निराश्रित हैं, मतलब जो भी 38 साल से ऊपर है और 60 साल से जो कम है, उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उसका लाभ देगी। अभी तक मौजूदा हालात में सरकार 400 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लोगों को लाभ दे रही थी। इस कैटेगरी में जो भी आएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी लोगों को उन तक उनका हक पहुंचाने के लिए सरकार की कटिबद्धता को जाहिर किया है, चाहे वो साधु संत हो या फिर किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले। रमापति शास्त्री ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि जो है हर आदमी को इसका लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो साधु संतों से की जाएगी। अयोध्या, प्रयागराज, फिर दूसरे धार्मिक स्थलों पर समाज कल्याण विभाग जो है वो अपने कैंप लगाएगा और इन कैंप में साधु संतों की पुष्टि की जाएगी, उनके तथ्य देखे जाएंगे, उनके बारे में तमाम जो जानकारियां हैं उनके इस नजरिए से भी देख सकते हैं शबाब, क्योंकि जिस तरीके से संतों की नाराजगी और संतों के संगठनों के जो बोल राम मंदिर को लेकर के 2019 के सियासी दंगल को लेकर के सामने आ रहे हैं, ऐसे में संतों को अपने पाले में करने के लिए सरकार का यह दाव भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हालात में कोई भी योजना को 2019 के चुनाव से ना जोड़कर देखा जाए। एक बड़ा तबका जो है वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा और चूंकि इस बात को साफ तौर से साधु संतों का नाम लेकर के जिक्र करके कहा गया है, तो जाहिर तौर पर इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर है जिस पर आप नजर बना के रखिए। बचपन का मतलब है हंसना, खिलखिलाना, लेकिन कटे होंठ और तालू से ग्रसित बच्चे उदासी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। इसीलिए हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नायाब पहल के जरिए कटे होंठ और तालू के आसान और निःशुल्क इलाज से नन्हे मासूमों को मिल रही है एक नई मुस्कान। इसके इलाज से जुड़ी सभी जानकारियां टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध हैं। मासूम मोहम्मद सलमान को भी ऐसे ही आसान इलाज से खिलखिलाने का मौका मिला है। बचपन तो नाम है शरारत, खेल और हंसी ठिठोली का। हर माता पिता की तरह कोटवा गांव, जानकीपुरम विस्तार, जनपद लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद सरताज और रुखसाना बानो को खुशी मिलती है अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते देखकर। लेकिन उनके बेटे सलमान की ये मुस्कान लंबे इंतजार के बाद होठों पर सजी है। सलमान के साथ कुदरत ने ऐसी नाइंसाफी की थी कि उसका बचपन उदास हो गया था। दरअसल जन्म से ही सलमान के होंठ और तालू कटे हुए थे। हमें बहुत घबराहट होने लगी और जो है परेशान हो गए, हमारी चिंता होने लगी। जो है ऐसा बच्चा हमने पहली बार देखा है। सलमान के इलाज के लिए उन्होंने काफी दौड़ भाग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें जानकारी मिली सलमान के इलाज के बारे में। कटा होठ तालू कोई ऐसी विकृति या बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे की सर्जरी से इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। स्माइल ट्रेन संस्था के द्वारा जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर इसमें सिप्स हॉस्पिटल में इलाज होता है इसका, वो पूरी तरीके से निःशुल्क है। इलाज की जानकारी मिलने के बाद मोहम्मद सरताज और रुखसाना बानो को अंधेरे में उम्मीद की रोशनी नजर आई। उन्होंने बिना देर किए लखनऊ के एक हॉस्पिटल में जाकर सलमान को दिखाया। बर्न ट्रॉमा सेंटर में हमने बोर्ड लगा हुआ देखा तो वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया तो वहाँ स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे बच्चे की सर्जरी संभव हुई। आज सलमान दिल खोलकर हंसता मुस्कुराता है। मुस्कान का जो पंछी जन्म से कैद था वो अब आजाद हो गया और उन्हें ये पहचान दिलाई है स्माइल ट्रेन ने, जो बिना रुके मुस्कान के सफर को धड़ाधड़ आगे बढ़ाती जा रही है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। क्लेफ्ट लिप और पैलेट के निःशुल्क इलाज की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अगर आपके पास कोई भी हो जिसे इस जानकारी की जरूरत हो तो उन्हें इस बारे में जरूर बताएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।